हेलो एवरीवन। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ लास्ट टॉपिक जिसमें हमने प्लेटलेट और क्लॉटिंग डिस्कस किया था, नाउ वी आर ऑन द अदर टॉपिक दैट इज़ एनीमिया। एनीमिया आर द हेमोस्टैटिक इम्बैलेंस या डिसऑर्डर्स में हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ब्लड की रिड्यूस हो जाती है। ब्लड जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, या ये हम कहें कि एनीमिया एक और रीज़न है कि एनीमिया का हम कहते हैं दैट इज़ कैरेक्टराइज बाय रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी और डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब दोनों ही कंडीशंस जो हैं उसमें क्या होगा, तो हम कहेंगे पर्सन जो है वो फटीग फील करेगा, थकावट फील करेगा, इनटॉलरेंट हो जाएगा कोल्ड के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी में ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, बोथ ऑफ विच आर एक्चुअली रिलेटेड विद द लैक ऑफ ऑक्सीजन which are needed for the ATP formation and heat production. स्किन जो है वो थोड़ा सा पेल हो जाएगी ड्यू टू द लो कंटेंट ऑफ रेड कलर हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में वैसे सर्कुलेट होता है। अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज एंड द टाइप ऑफ एनीमिया आर द फॉलोइंग। तो हम अब टाइप्स ऑफ एनीमिया डिस्कस करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो एनीमिया को मॉर्फोलॉजी और इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अलग अलग देते हैं, लेकिन ऑल ओवर हमने बात समझनी है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, चाहे आप इसे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ले लीजिए, तो मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन बेसिकली जो होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द आरबीसी की मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड होता है। लेकिन अगर हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेते हैं वो कॉजेज़ या ओरिजिन ऑफ डिजीज़ जो है उस पर बेस्ड होता है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम कुछ टाइप लेते हैं जैसे कि नॉर्मोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमैटिक एनीमिया या माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमैटिक एनीमिया, इस तरह के। लेकिन हेमोरेजिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, ये सारे एनीमिया जिसमें कि थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया भी आते हैं हीमोलाइटिक में, ये सारे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बट नीड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन्हें सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले लिख रही हूँ टाइप्स जो है, जर्नल कैटेगराइजेशन हम एक कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एक ऐसा एनीमिया जिसमें बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन करती है आयरन का, बॉडी से आयरन का एक्सेस लॉस हो रहा है, इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट है और इनसफिशिएंट आयरन इनटेक हो रहा है। ऐसे सारी चीज़ों से बॉडी जो है वो इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, जैसे कि मैंने लिखा है रिक्वायरमेंट, तो ये सब जो है दीज आर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये वैसे देखा जाए तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। वुमेन के लिए कहा जाता है दे आर एट द ग्रेटर रिस्क फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ड्यू टू उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस होता है, दैट इज़ द मेन कॉज। इंक्रीज आयरन डिमांड जो है ग्रोइंग फीटस की, वो भी अगर हम प्रेगनेंसी के केस की बात करें, जैसे कि मैंने ये लेडी दिखाई है, तो ये जो है अगर जैसे कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो इस प्रेगनेंसी के केस में इसमें फीटस का भी ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे केस में ग्रोइंग फीटस की जो डिमांड है उसकी वजह से बॉडी के अंदर आयरन डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉसेस जो हैं सच एज दोज दैट अकर विद मैलिग्नेंसी और अल्सरेशन, ये भी इस तरह के एनीमिया को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनीमिया। देखिए यहाँ पर मैंने आपको 4 तरह के एनीमियाज दिखाने की कोशिश की है, सॉरी 3 टाइप्स के, क्योंकि ये तो मैंने जो दिखाई है दिस इज नॉर्मल आरबीसी। फर्स्ट इज नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, सेकेंड इज माइक्रोसाइटिक एंड थर्ड वन इज मैक्रोसाइटिक। लेट्स डिटेल डिस्कस देम। आई मीन कि अब हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है दिस इज़ द कंडीशन ऑफ नॉर्मल आरबीसी। यहाँ आप देख रहे हैं आरबीसी का साइज़, मतलब कि मीन कॉर्पस्कल्स वॉल्यूम, जिसे हम एमसीवी भी कहते हैं। एमसीवी इज़ मीन कॉर्पस्कल्स वॉल्यूम। कॉर्पस्कल्स का जो वॉल्यूम है आरबीसी का आइडियल साइज़ जो है वो भी ठीक है, और एक वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड एमसीएचसी, मतलब कि मीन कॉर्पस्कल्स हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन ठीक है या नहीं। अगेन आई विल से कि ये दोनों बातें आपको नीट यूजी के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है समझनी। बस इतना सा याद रखिए कि हीमोग्लोबिन की किसी भी तरह से डेफिशिएंसी, चाहे वो आरबीसी का नंबर कम हो या आरबीसी नॉर्मल हो पर फिर भी हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो, दोनों कंडीशन में इट लीड्स टू एनीमिया। सो इन दिस कंडीशन दिस इज़ द नॉर्मल, ये एक आइडियल आपके सामने रखी है नॉर्मल कंडीशन कि आरबीसी का नंबर भी सही है और हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी। सो इन केस ऑफ नॉर्मोसाइटिक एनीमिया,
यू कैन सी द आरबीसी नंबर जो है, नॉर्मल साइज़ तो है लेकिन आरबीसी का टोटल नंबर जो है वो कम है, लो काउंट ऑफ आरबीसी। तो हम कह सकते हैं कि आरबीसी का साइज़ तो सही है लेकिन MCHC मतलब मीन कॉर्पसल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। साइज सही है लेकिन काउंट कम होने से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। सो द नेक्स्ट केस इज़ माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक में हम कहते हैं कि मीन कॉर्पसल्स वॉल्यूम, मतलब कि वही बात कि आरबीसी का जो साइज़ है वो भी रिड्यूस हो रहा है और उनके अंदर आप देख रहे हैं कलर को, तो कलर की वजह से आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी यहाँ पर कम है। द नेक्स्ट केस इज़ यहाँ पर एक बात और आपको कहना चाहूँगी कि माइक्रोसाइटिक जो है इसके कॉजेज़ में थैलेसीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है, लेड पॉइजनिंग हो सकती है एंड इवन विटामिन B12 जो कि आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए ज़रूरी है उसकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अगर हम विटामिन C, विटामिन B12, फॉलिक एसिड अगर अच्छी डाइट लें तो ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं दिस इज मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक में हम कहते हैं कि आरबीसी का साइज जो है, जो MCV या जो हम कहते हैं मीन कॉर्पसल्स वॉल्यूम जो है या आरबीसी का नॉर्मल साइज जो है उससे आरबी का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। लेकिन जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है उसमें एक बात और आप जो याद रखेंगे कि इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन B12 या फॉलिक एसिड जो है वो मैक्रोसाइटिक या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करता है। इसके अंदर बोन मैरो के अंदर लार्ज एबनॉर्मल आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें मेगालोब्लास्ट भी कहा जाता है। ये जो है इनका रीज़न बताया जाता है कि कुछ ऑल्टर गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशंस तब होते हैं जब कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स दी जाती हैं, तो इस वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनीमिया दैट इज कॉल्ड परनीशियस एनीमिया। Insufficient hemopoiesis basically resulting from inability of the stomach to produce intrinsic factor, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये हमारी बॉडी की पैराइटल सेल सिक्रीट करती हैं। स्टमक के अंदर 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं जो कि हम डाइजेशन में पढ़ते हैं। वन इज चीफ सेल जो कि एंजाइम सिक्रीट करती हैं। सेकेंड होती हैं पैराइटल सेल्स जो इनकी वॉल में प्रेजेंट हैं। पैराइटल सेल्स जो हैं ये HCl सिक्रीट करती हैं लेकिन साथ ही में कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करती हैं। ये बात आप डाइजेशन में पढ़ते हैं। तो जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब विटामिन B12 जो है उसका एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन स्टमक कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करता है। अब जो है परनीशियस एनीमिया एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है क्योंकि अगर एंटीबॉडीज़ बन जाएं बॉडी में अगेंस्ट दोज पैराइटल सेल्स और पैराइटल सेल्स जो हैं दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस दिस कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। सो दिस कॉज परनीशियस एनीमिया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द hemorrhagic anemia, मतलब this is basically excessive, you can see this is due to excessive blood loss। बहुत ज़्यादा blood loss हो रहा है, किसी भी वजह से हो सकता है, bleeding resulting from the large wounds या stomach ulcer या specially heavy menstruation, इन सभी से this is cause hemorrhagic anemia। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इज हीमोलाइटिक एनीमिया। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अगर वो प्री मैच्योरली रप्चर हो जाती है तो दिस इज लीडिंग टू दिस हीमोलाइटिक एनीमिया। जो रिलीज्ड हीमोग्लोबिन है दैट पोर्स इनटू द प्लाज्मा और ये ग्लोमेरुलस में जाकर डिपॉजिट हो सकता है, वहाँ पर ब्लॉकेज कर सकता है, उनके डैमेज कर सकता है फिल्ट्रेशन यूनिट जिन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं जो किडनी में प्रेजेंट हैं। दिस कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम इनहेरिटेड डिफेक्ट एबनॉर्मल जैसे कि रेड ब्लड सेल्स एंजाइम, और ये हम कह सकते हैं आउटसाइड एजेंट से भी होती है जैसे कि पैरासाइट्स है, कुछ टॉक्सिन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, और हम कह सकते हैं इनकम्पैटिबल ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड जो है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकती है। हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में वैसे भी जब हमने ब्लड ग्रुपिंग की बात की थी तो इनकम्पैटिबल अगर किसी को गलत ब्लड चढ़ा दिया जाए तो भी हीमोलाइसिस हो जाता है। दैट वाज द रिजल्ट ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट इज कॉल्ड एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या है? तो इसमें हम कहते हैं दिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन दैट रिजल्ट
इन दिस एप्लास्टिक एनीमिया। ये जो है ये कुछ रेडिएशन लाइक गामा रेडिएशंस जो हैं टॉक्सिन से हो सकती है, और कुछ सर्टन मेडिकेशंस जो हैं जो कि हीमोपोइसिस के एंजाइम्स को इनहिबिट करें, ऐसी मेडिसिन्स जो हैं वो इस एप्लास्टिक एनीमिया के रीजंस हो सकते हैं। अब इनके अलावा थैलेसीमिया जो है वो भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन थैलेसीमिया जो है उसके बारे में डिस्कशन हम जेनेटिक्स में बहुत डिटेल में करने वाले हैं। जेनेटिक्स में थैलेसीमिया के बारे में आता है। इसके अलावा थैलेसीमिया जो है वैसे आप याद रखें, दिस इज डेफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हेरिडिटी हीमोलिटिक एनीमिया, RBC आर माइक्रोसाइटिक, हाइपरक्रोमिक एंड शॉर्ट लिव्ड। दिस मीन्स कि ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, हीमोलाइटिक टाइप का एनीमिया है। RBC स्मॉल हो सकती है। हाइपोक्रोमिक का मीनिंग आप दे सकते हैं कि RBC को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाए तो हम देखेंगे कि RBC जो है दे आर लेस लाइटर इन कलर। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं RBC आर लाइटर इन कलर। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ दैट ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो बच्चों ये जो हमने की हैं ये सारे डिफरेंट टाइप के एनीमियाज जो हैं इन पर नीट में क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन सिकल सेल डिजीज़ जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं वो भी एक टाइप का एनीमिया है जिसे जेनेटिक्स में डिस्कस किया जाता है। साथ ही में हीमोफीलिया भी यहाँ पर आता है जो कि एक इनहेरिटेड डेफिशिएंसी है। क्लॉटिंग, जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, वो भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसे हम जेनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। फिर आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया दैट इज एक्चुअली रेफर्स टू ग्रुप ऑफ रेड बोन मैरो कैंसर्स जिसके अंदर एबनॉर्मल WBC जो है वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करती हैं। तो ये सारी जो ल्यूकेमिया या इससे रिलेटेड या और भी डिफरेंट टाइप के कैंसर हैं वो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ 12th में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एनीमिया कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट ह्यूमन हार्ट। Thanks for watching and stay happy.